नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्त राम दलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 20 मई के आसपास पंचायत एवं निकाय चुनाव करवाने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। इस बार पंचायत चुनाव 3 तथा शहरी निकाय के चुनाव एक चरण में करवाए जाने पर राज्य चुनाव आयोग विचार कर रहा है। राज्य चुनाव आयोग ने समय पर चुनाव करवाने के लिए पंचायती राज विभाग को 31 मार्च तक रोस्टर जारी करने के कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। यानी कि कल शाम 5 बजे तक हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनावों का रोस्टर जारी करना पड़ेगा और आज शहरी निकायों के चुनाव को लेकर रोस्टर जारी करने के आदेश दिए थे। और राज्य के अधिकतर डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज संस्थाओं की शहरी निकायों को लेकर रोस्टर जारी भी कर दिया गया है। तमाम बाढ़ की सूची आप वहां पर देख भी सकते हैं कि प्रदेश की शहरी निकायों का रोस्टर जारी कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार पंचायत चुनाव को लेकर जिसे राज्य चुनाव आयोग ने पूरी तरह से अपना खाका तैयार कर लिया और तैयारी ये है कि हिमाचल प्रदेश में 20 अप्रैल के आसपास किसी भी समय आचार संहिता लागू हो जाएगी। यानी इसी महीने आने वाले 2 दिन के बाद जो अप्रैल महीना शुरू हो रहा है, इसकी 20 तारीख के आसपास हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी और इसके 1 माह के भीतर यानी कि 20 मई के आसपास हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव शुरू हो जाएंगे। चुनाव 3 चरणों में पंचायतों के होंगे, 1 चरण शहरी निकाय चुनावों का होगा। इसके लिए अब आज यूएलपी को लेकर तमाम जहां पर हिमाचल प्रदेश की शहरी इकाइयां उसका रोस्टर जारी कर दिया और कल 5 बजे से पहले पंचायतों का रोस्टर जारी करना होगा। लेकिन पुख्ता सूचना के अनुसार, क्योंकि हमारी कई डिप्टी कमिश्नर से बात हुई, अधिकतर पंचायत चुनावों को लेकर डिप्टी कमिश्नर ने अपना रोस्टर तैयार कर लिया। इसके तहत जो रोस्टर के लिए फार्मूला लगाया गया है, जिस प्रकार से ये रोस्टर लागू होगा, उसके अनुसार लगातार 2 बार ओपन रही, इस बार हम कह रहे हैं रिजर्व नहीं कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में लगातार ओपन रही पंचायतों को सबसे पहले रिजर्व किया जाएगा। जो लगातार 2 बार पंचायतें ओपन थी वह इस बार रिजर्व हो जाएंगी। और रिजर्व किसके लिए की गई है? क्योंकि रोस्टर कल 5 बजे तक जारी करना, कुछ डिप्टी कमिश्नर आज भी रोस्टर जारी करने के लिए तैयार है क्योंकि 31 मई से पहले डेडलाइन पंचायतों को दी गई है। लेकिन जो रोस्टर के लिए सभी डिप्टी कमिश्नर ने फार्मूला नियमों के अनुसार लगाया है, उसके अनुसार जो लगातार 2 बार पंचायतें अनारक्षित हुई हैं, जो कि रिजर्व नहीं हुई हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रिजर्व किया जाएगा। और रिजर्व कैसे होंगी? सबसे पहले उन पंचायतों के लिए फार्मूला 80 का लगेगा। यानी समझने का प्रयास कीजिएगा, जो लगातार 2 बार पंचायतें रिजर्व नहीं हुई थी वो सबसे पहले 80 के लिए रिजर्व की जाएंगी। अगर उस पंचायत में 2 बार रिजर्व न होने वाली पंचायत में अगर अनुसूचित जाति की संख्या ज़्यादा, तो फिर वहाँ पर उन पंचायतों को 80 के लिए रिजर्व किया जाएगा। और जो 80 के लिए रिजर्व नहीं होती है, मान लीजिए, वहां पर फिर दूसरा रोस्टर लगेगा शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, एसटी के लिए। एसटी की जनसंख्या वहां पर पकड़ी जाएगी, उस पंचायत में पकड़ी गई है। देखा गया है कि अगर एससी वहां पर ज्यादा नहीं है तो फिर एसटी देखे गए एसटी कितने हैं, और एसटी भी जनसंख्या के आधार पर वहां पर फिट नहीं बैठे हैं। फिर तीसरा आरक्षण ओबीसी के लिए लगा है। यानी फिर लगातार 2 बार ओपन रही पंचायतों में तीसरा आरक्षण ओबीसी के लिए लगाया गया है। और ये 3 रोस्टर लागू करने के बाद पहला रोस्टर लागू किया गया एससी के लिए, फिर एसटी के लिए और तीसरा ओबीसी के लिए। ये पहली प्रक्रिया उन पंचायतों के लिए हो गई जो पिछली लगातार 2 बार रिजर्व नहीं थी। वहां पर पॉपुलेशन देखी जा रही है, जनसंख्या देखी जा रही है, जनसंख्या का आधार देखा गया, इस आधार पर रोस्टर तैयार किया गया है। ये कसरत पूरी होने के बाद इसके बाद 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। और हम फिर कह रहे हैं कि अधिकतर डिप्टी कमिश्नर ने अपना फार्मूला बाकायदा लगा दिया है, रोस्टर तैयार कर लिया है। सिर्फ सिग्नेचर होने बाकी हैं, आज भी हो सकते हैं, कल शाम को भी हो सकते हैं, क्योंकि आज कई डिप्टी कमिश्नर ने, कई डिस्ट्रिक्ट ने, कई डिपार्टमेंट ने, कई विभागों ने
ये साफ जाहिर कर दिया है कि जिस तरह से शहरी निकायों का रोस्टर जारी होना था उसे कर दिया गया है, पंचायतों का रोस्टर भी तैयार कर लिया गया है, क्योंकि चर्चाएं कई तरह की चल रही थी। इसमें कहा जा रहा था कि फिर सरकार बदलाव कर सकती है, मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन इतना मानिए कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों का रोस्टर तैयार कर लिया गया है, बना लिया गया है, तय कर लिया गया है और इसे कल 5 बजे से पहले जारी कर दिया जाएगा। फार्मूला ने स्पष्ट कर दिया। सबसे पहले लगातार 2 बार पिछले 2 चुनावों में लगातार ओपन रही पंचायतों को इस बार रिजर्व कर दिया गया और सबसे पहले एससी के लिए रिजर्व किया गया है। अगर वहां पर जनसंख्या का पैरामीटर फिट नहीं बैठता फिर ट्राइबल के लिए देखा गया, ट्राइबल की जनसंख्या भी पूरी नहीं होती फिर ओबीसी के लिए देखा गया है। और जाहिर तौर पर कुल पंचायतों में से 50% पंचायतें महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। और इसके बाद ये भी तय कर दिया कि पंचायत हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव 20 मई के आसपास होंगे। जो राज्य चुनाव आयोग की तैयारी है 20 अप्रैल के आसपास हिमाचल प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। लेकिन आज ये मामला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में भी था। पंचायत चुनावों से संबंधित मामला आज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में लिस्टेड था और इसमें जो आज सुनवाई हुई पंचायत में, आज पंचायत चुनावों को लेकर सुनवाई हुई, कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि इस मामले में कल फिर सुनवाई करनी पड़ेगी, यानी कि कल फिर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। और ये मामला क्या था? दरअसल नई पंचायतों के गठन को चुनौती देते हुए प्रभावित 7 पंचायतों के, यानी जो 200 नई पंचायतें हिमाचल में बनी हैं उनमें से 7 पंचायत के कुछ लोगों ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचकर कहा कि हमें नई पंचायतें मंजूर नहीं हैं, हमें अपनी पुरानी पंचायतों में रहना, इसे चुनौती दी गई और हाई कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई गई। आज इस मामले की सुनवाई हुई, कल फिर सुनवाई होनी है। लेकिन अब देखना यह कि इस फैसले पर क्या हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला आता है। लेकिन इतना तय है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 31 मार्च से पहले पंचायती राज चुनावों का रोस्टर जारी करना पड़ेगा। पिछले कल ये एक आदेश जारी हुआ था, नोटिफिकेशन जारी हुई थी, उसके बाद आज अधिकतर जिलों के शहरी निकायों की रोस्टर जारी कर दिया गया है, पंचायतों का रोस्टर भी तैयार कर लिया गया। हम बार बार कह रहे हैं कि पंचायतों का रोस्टर सभी डिप्टी कमिश्नर ने तैयार कर लिया है। जो सरकार को और जो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट भेजी गई है उसे सिर्फ जारी करना बाकी है और उसके लिए रोस्टर जारी करने का फार्मूला भी लगा लिया गया है। पूरी एक्सरसाइज तय कर ली गई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण और छात्रों के हित में बदलाव करने का एक बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत आगामी शैक्षणिक सत्र से बोर्ड सोशल स्टडीज, सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक को हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध करवाएगा। ये नई व्यवस्था 6ठी से लेकर शुरू कर दी जाएगी। शिमला के चौड़ा मैदान में आज पेंशनर्स के विभिन्न लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान न होने पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पेंशनरों ने सरकार को चेताया कि अगर सरकार ने पेंशनरों की देनदारियों को अदा नहीं किया तो सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। पेंशनरों ने बताया कि प्रदेश सरकार पिछले 3 वर्षों से 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच रिटायर हुए पेंशनर्स के साथ सौतेला व्यवहार कर ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट को नहीं दे रही। 13% डीए और 44 महीने का एरियर भी अदायगी के रूप में नहीं दिया गया। विभिन्न अदायगी न होने के कारण पेंशनर्स में सरकार के खिलाफ रोष और आज चौड़ा मैदान में जमकर धरना प्रदर्शन किया। सोलन जिला में चेस्टर हिल 2 और चेस्टर हिल 4 प्रोजेक्ट में गड़बड़ी के मामले को लेकर अब प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और इन्हीं आरोपों के बीच माकपा नेता राकेश सिंघा और संजय चौहान ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस प्रकरण को लैंड ग्रेबिंग करार दिया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें तुरंत प्रभाव से उनके पद से हटा देना चाहिए और साथ में माकपा ने यह भी चुनौती दी, ये भी चेतावनी जारी की, अगर ऐसा नहीं किया गया तो राज्य सचिवालय का घेराव किया जाएगा। वहीं मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने माकपा के इन आरोपों को बिल्कुल बेबुनियादी और झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की साजिशें, इस तरह के षड्यंत्र और इस तरह की बातें अक्सर हिमाचल प्रदेश में चलाई जाती हैं। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ इस तरह का अभियान चलाया जाता है। संजय गुप्ता ने कहा कि इस तरह की बातें सिर्फ सरकार का काम से ध्यान हटाने के लिए, बांटने के लिए किया जाता है। लेकिन वही माकपा नेताओं ने कहा कि मामला गंभीर है, इसकी ठोस जांच होनी चाहिए, उस स्तरीय जांच होनी चाहिए और जांच में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कौन सच है कौन गलत है।
कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर आज विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। बंबर ठाकुर ने कहा उनका धरना कांग्रेस सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि भाजपा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस धरने के जरिए वे बिलासपुर के विधायक के कामों के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में 5 अप्रैल से एम्बुलेंस के पहिए थम सकते हैं। हिमाचल प्रदेश 108/102 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने ये चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि उनकी मांगें पूरी न होने पर अब मेड स्वान फाउंडेशन प्रबंधन और एनएचएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाएगा। एम्बुलेंस कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 5 अप्रैल की रात 8 बजे से लेकर 11 अप्रैल की सुबह 8 बजे तक हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं। उधर पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के चलते स्थिति से निपटने के लिए अब केंद्र सरकार नए नित कदम उठा रही है। इस सिलसिले में सरकार ने अब घरों में कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल की आपूर्ति सुगम बनाने के लिए पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों में अस्थायी ढील देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि कैरोसिन की आपूर्ति केवल घरेलू उपयोग जैसे खाना पकाने, रोशनी के लिए की जाएगी ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके। आप समझने का प्रयास कीजिए जिस तरह से देश में और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से गैस का संकट धीरे धीरे गहराता जा रहा है और जिस प्रकार से अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जिस प्रकार से संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, अब धीरे धीरे ये साफ इंडिकेशन मिलने लगे हैं कि राज्य में भी देश में भी ये संकट गहराता जाएगा। यहाँ पर एलपीजी की दिक्कत और बढ़ेगी और आने वाले दिनों में दशकों पुरानी व्यवस्था फिर लौट आएगी। जिस प्रकार से कैरोसिन का दिया जलाते थे, चाहे वो पढ़ाई के लिए था, रोशनी के लिए था या फिर स्टोव का इस्तेमाल करके खाना पकाया जाता था, मिट्टी के तेल के माध्यम से लोगों ने अपने घरों में एक बार फिर चूल्हा जलाने शुरू कर दिया। जो कि बड़ी बड़ी कोठियों में जहाँ पर गैस या इलेक्ट्रिक चूल्हे चलते थे वहाँ पर एक बार फिर वही ईंधन का प्रयोग हो गया है। और ये साफ दर्शाता है कि अगर ये युद्ध विराम ना हुआ तो आने वाला समय और संकट वाला साबित हो सकता है। शिमला जिला के ठियोग में 75 साल की 2 महिलाओं ने खुद से कम उम्र के पतियों के साथ शादी करने के बाद उन्हें 75 साल की उम्र के बाद तलाक देने का फैसला लिया। इस मामले में पति और पत्नी की ओर से संयुक्त याचिकाएं प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय शिमला में दायर की गई थी। अदालत ने इन याचिकाओं को स्वीकार करते हुए 39 और 59 साल के पतियों की तलाक देने की मंजूरी दे दी। एक ही याचिका 75 साल की पत्नी और 59 साल के पति ने दायर की थी। दूसरी याचिका 75 साल की पत्नी और 39 साल के पति ने दायर की थी। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के बजट सत्र में आज एंट्री टैक्स का मामला जबरदस्त तरीके से गूंजा। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत एंट्री टैक्स का मामला सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि एंट्री टैक्स को लेकर जगह जगह पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पूरी तरह से गंभीरता से पंजाब सरकार के साथ बात करनी चाहिए। दोनों सरकारें इसका हल निकालें। ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए कि कानून व्यवस्था प्रदेश में प्रभावित हो जाए। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एंट्री टैक्स को लेकर नया फैसला नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि एंट्री टैक्स को NHAI के फास्ट टैग के साथ अटैच किया गया है, जिसके चलते यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ोतरी दर्शाई जा रही है, लेकिन ये सरकार ने नहीं बल्कि जो फास्ट टैग जहाँ पर अटैच किया, इस वजह से वहाँ पर दरों में बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा छोटे वाहनों के लिए एंट्री टैक्स में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन उन्होंने माना कि बड़े वाहनों पर 40 रुपये का यहाँ पर जरूर बढ़ोतरी के साथ नई दरें लागू की हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को राहत देने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र के लिए रैशनलाइजेशन किया जाएगा, वहां पर युक्तिकरण की व्यवस्था की जाएगी ताकि आने जाने में जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं उन्हें दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने आज मछुआरों का दर्द सदन में उठाते हुए कहा कि सिल्ट की वजह से मछुआरों का कारोबार ठप हो गया है। हालात ये है कि गाद के कारण मछुआरों को बैठने तक के लिए नदी नालों के किनारे जगह नहीं मिल रही। विधायक पत्नी द्वारा उठाए गए मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर की नदियों और नालों से गाद को उठाया जाएगा। उन्होंने सदन में ऐलान किया कि हिमाचल प्रदेश में फेज्ड मैनर में सभी नदी नालों से गाद उठाने के लिए ड्रेजिंग सिस्टम शुरू किया जाएगा। उनका कहना था कि इसकी शुरुआत कुल्लू मनाली से कर दी गई है। प्रदेश की अन्य सभी नदी नालों में ये व्यवस्था
चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी ताकि मछुआरों को कोई दिक्कत ना आए। इसी से संबंधित हमीरपुर के विधायक रणवीर इसी से संबंधित एक अन्य सवाल में नूरपुर के विधायक रणवीर निक्का ने नदी नालों से रेता बजरी उठाने वाले छोटे वाहनों के चालान न करने का मुद्दा उठाया। रणवीर निक्का ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र नूरपुर में जो लोग छोटा मोटा कारोबार करते हैं, जो ट्रैक्टर के माध्यम से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं या अपने रोजगार को पूरा करने के लिए ऐसे लोग हैं जो नदी नालों से पत्थर रेता बजरी उठाकर लोगों को देते हैं, अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पुलिस भारी भरकम उनके चालान कर रही है, 4700 रुपये के चालान किए जा रहे हैं। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ट्रैक्टर वालों के लिए पॉलिसी बनाने पर विचार कर रही है। उनका कहना था कि ट्रैक्टर वालों को तंग न करें और उन्हें माइनिंग की परमिशन दी जाए ताकि ट्रैक्टर वालों की भी आय में बढ़ोतरी हो और राज्य सरकार को भी इसमें रेवेन्यू मिले। इसके लिए हम नियमों में बदलाव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि एग्रीकल्चर पर्पज से खरीदे गए ट्रैक्टर को भी कानूनी रूप से हम माइनिंग की अनुमति देने के लिए एक नई पॉलिसी लाने पर विचार कर रहे हैं। उनका कहना था इसके लिए कानून में बदलाव करना पड़े तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। मुख्यमंत्री ने 2 कहा सरकार चाहती है कि सभी ट्रैक्टर्स को माइनिंग के लिए कानूनी रूप से वैध कर दिया जाए। इसके लिए कुछ फीस उनसे जरूर ली जाएगी, लेकिन कोई भी पुलिस वाला अन्य व्यक्ति उनका फिर चालान नहीं कर पाएगा। ना उन्हें माइनिंग वाले तंग करेंगे, ना उन्हें पुलिस वाले डराएंगे। सिर्फ थोड़ी सी फीस सरकार को देकर सभी प्रकार के ट्रैक्टर, यानी कि बाकायदा मुख्यमंत्री ने मेंशन किया एग्रीकल्चर पर्पस से खरीदे गए ट्रैक्टर को भी माइनिंग के लिए हम अलाउ कर देंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष को कहा कि आप पूरी तरह से विभाग पर ध्यान नहीं दे पाए। सीएम ने जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि आप ब्लड प्रेशर की दवाई लिया करें क्योंकि ये दवाई मैं भी लेता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 3 रोबोटिक सर्जरी की मशीनें ई टेंडरिंग प्रक्रिया से खरीदी। उन्होंने कहा कि सिविल सप्लाई में अच्छी गुणवत्ता की दवाइयां हम अब प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाएंगे और उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य के चलते राज्य सरकार ने एमआर की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि अब एक दिन उनके लिए तय किया जाएगा, उन्हें रोज रोज आने जाने की परमिशन नहीं होगी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की दर से बदतर स्थिति हो गई है, मरीजों के हाल बेहाल हैं, लेकिन सरकार की कान में जूं तक नहीं रेंगती। सदन में सड़क पुल एवं भवन कटौती प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने कहा जब तक ड्रेनेज व्यवस्था को नहीं सुधारा गया तब तक प्रदेश की सभी सड़कें टूटती रहेंगी। उन्होंने सरकारी मशीनरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ड्रेनेज सिस्टम तथा सड़कों की मेंटेनेंस पर जेई से लेकर ना तो एसडीओ, ना एक्शन एससी, ना चीफ इंजीनियर, ना ईएनसी, कोई वरिष्ठ इंजीनियर ध्यान नहीं देता। प्रश्नकाल के दौरान पंचायत की विधायक रीना कश्यप द्वारा सड़क को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल की जो सड़कें दूसरे राज्यों को जोड़ती हैं उनको सरकार प्राथमिकता दे रही है। नाचन के विधायक विनोद कुमार की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा हिमाचल प्रदेश में 3 वर्षों से 16 प्रोजेक्ट इंडोर स्टेडियम स्वीकृत किए गए हैं। इंदौर के विधायक मलिंदर राजन के सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल के इंदौरा में पंजाब के लोगों ने नशा निवारण केंद्र खोले हैं, इस पर सरकार फील्ड से जानकारी प्राप्त करेगी। नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बाबा ने आशा वर्कर्स का मुद्दा सदन में उठाया, जिसका जवाब देते हुए मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि आशा वर्कर्स को रेगुलर करने का कोई सरकार के पास प्रावधान नहीं है और ना ही इस बारे में कोई नीति बनाने का सरकार विचार रखती है। विधायक डॉक्टर जनकराज ने अधिशासी अभियंता भ्रमौर और पांगी को लेकर एक सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए पीडब्ल्यू मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में लोक निर्माण मंडल पांगी में 6 बार और भ्रमौर मंडल में 7 बार अधिशासी अभियंताओं के ट्रांसफर के आदेश जारी किए गए। इनमें से भ्रमौर व पांगी मंडल में एक बार अधिकारियों ने संबंधित स्थानों पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। विधायक राकेश जम्वाल और रणधीर शर्मा द्वारा सीबीएसई का मुद्दा सदन में उठाया गया, जिसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा सभी सीबीएसई राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं एवं 11वीं में विधिवत रूप से
नामांकित विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षाएं पहली बार 2028 में अर्थात शैक्षणिक सत्र 2027-28 के दौरान आयोजित की जाएंगी। जहां तक शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान बोर्ड परीक्षाओं अथवा कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं का संबंध है, इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये परीक्षाएं परिवर्तनकालीन व्यवस्था के अनुरूप में ही स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा बोर्ड से औपचारिक रूप से अवगत करवा दिया गया है। कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6ठी से 12वीं तक के कृषि एवं बागवानी को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का कोई विचार नहीं है। क्राइम की खबरों की बात करें तो सिरमौर जिला के रेणुका में बीती शाम एक सड़क हादसे में 2 लोगों अनिल कुमार और गुमनाम सिंह की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार सड़क से बाहर पलटने के बाद करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिस कारण यह हादसा हुआ। उधर किन्नौर जिला में खाई में 2 युवकों अंकित और संजीव के शव संदिग्ध हालत में बरामद हुए। भावानगर थाना पुलिस ने दोनों शव को खाई से बाहर निकाला। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि घटना के पीछे क्या कारण है, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों युवक खाई में वहां पर गिरे थे या उन्हें गिराया था। इस पर पूरी जांच हो रही है। पुलिस टीम ने एक युवक का शव करीब 30 फीट गहरी खाई से बाहर निकाला और दूसरे युवक का शव करीब 120 फीट गहरी खाई से बरामद किया। दोनों युवक किन्नौर जिला के बताए जा रहे हैं। सूचना के अनुसार लड़ाई और मारपीट के दौरान दोनों युवकों हो सकता नीचे गिरे। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला शिमला के कुमारसैन, प्रेम नगर व साथ लगते क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि दर्ज की गई है। कोटखाई में कई स्थानों पर जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि होने से सेब व नाशपाती की फ्लावरिंग को बड़ा जबरदस्त नुकसान पहुंचा। कुमारसैन में सेब के पौधे पर डाली गई जालियों पर भी भारी मात्रा में ओला और भार पड़ने से सेब के पौधों को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा कल भी प्रदेश के अनेक स्थानों पर बारिश का अनुमान लगाया गया। हालांकि 1 व 2 अप्रैल को चोटियों पर बारिश व बर्फबारी हो सकती है, मगर 3 से 5 अप्रैल के बीच भारी बारिश, ओलावृष्टि व बर्फबारी होने का अलर्ट जारी किया गया है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।